this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. This video we are continuing Arthropoda part 3. ठीक है, और हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले हम लोग करने वाले हैं रिवीजन. ठीक है, और इससे पहले क्या हुआ है कि 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी आपको क्योंकि अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में सब पढ़ लिया है. अब कुछ बेसिक सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम्स इनके बाकी हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर भी दूंगी, और हमारा आर्थ्रोपोडा का फाइलम आज कंप्लीट हो जाएगा. तो इससे पहले कि अगर 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं या आपको कोई दूसरे फाइलम की वीडियो देखनी है, देन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. और अभी हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि इससे पहले क्या क्या कैरेक्टर्स थे आर्थ्रोपोडा के और क्या क्या चीज़ें इन्होंने डेवलप करी हैं. तो वो चीज़ हमें पढ़नी है. तो हमने सबसे पहले, अगर याद हो तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे. वहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि सबसे लार्जेस्ट फाइला है हमारे एनिमल किंगडम का. ठीक है, कम से कम 9 लाख इसमें एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से 7 लाख तो सिर्फ इंसेक्ट्स होते हैं. ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिए थे कि लिविंग फॉसिल में लाइमनिलस यानी कि किंग क्रैब होता है, यानी कि एक सी फूड है. ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं. यहाँ पे आपको ग्रेगेरियस भी मिल जाता है इंसेक्ट. ग्रेगेरियस टर्म का मतलब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो जानवर होते हैं ये कॉलोनी में तो रहते हैं बट दे आर नॉट कोऑपरेटिव टू देयर मेंबर्स. ठीक है, तो वेक्टर्स भी होते हैं, यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो बीमारी कॉज करें, ये भी हमें इस फाइलम में मिल जाते हैं. हैबिटाट हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल जो हमारे घरों में प्रेजेंट हैं उसमें से 95% आर्थ्रोपोडा हैं. ठीक है, कॉकरोच, मक्खी, चींटी, किसी को भी ले लीजिए, दे ऑल आर आर्थ्रोपोडा. वैसे ये कॉलोनी में भी रहते हैं, जैसे कि एंट को आपने देखा होगा. ये ग्रेगेरियस भी हो सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. किसी भी एनवायरनमेंट में दे कैन एडजस्ट. ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम इनके बॉडी में है, बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है. ये हमने बेसिक कैरेक्टर्स कंप्लीट किए थे. उसके बाद सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, पर कुछ सेगमेंट्स में अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं, और इसी वजह से बिकॉज दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इस वजह से इनका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया था. बॉडी एंड स्केलेटन की बात करी थी, तो बॉडी कैसी थी? बॉडी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है. ठीक है, यानी कि इस फाइलम के बाद से ये डिवीजन स्टार्ट हो गया था एनिमल्स की बॉडी में. कई बार हेड और थॉरेक्स फ्यूज फॉर्म में होते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ फेलोथॉरेक्स भी कहते हैं. ठीक है, मसल्स स्ट्रिएटेड थे इनकी बॉडी में. ये हमने बेसिक कैरेक्टर पढ़े थे. देन वी एंडेड और वी लैंड अपॉन द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था कि एक कंप्लीट, बहुत ही डेवलप्ड ट्रैक्ट इनके पास प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसमें इनके पास सिलेवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है, इवन माउथ में डिस्टिंक्ट पार्ट्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, लैब्रम है, लैबियम है और हाइपोफेरिंक्स है. इन सब को डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप देखिए मेरी जो इससे पहली पार्ट्स मैंने पोस्ट करे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. वहाँ जाके आप इन वीडियोस को देखिए और समझिए कि इन टर्म्स का क्या मतलब है. ठीक है, फिर हमने इनके माउथ पीसेस पढ़े थे. माउथ पीसेस यानी कि मैंने ये बताया था कि पहला ऐसा फाइला है जहाँ पे सिमिलर माउथ सब इंसेक्ट्स के पास नहीं है. डिफरेंट इंसेक्ट्स के पास डिफरेंट माउथ है. ठीक है, किसी के पास सक करने के लिए है, किसी के पास पियर्स करने के लिए है, किसी को स्पॉन्जिंग माउथ है. तो जैसा फूड आइटम इंसेक्ट खाता है बिल्कुल उस अकॉर्डिंग इनके पास माउथ पीसेस प्रेजेंट है. तो ये चीज़ हमने करी थी. रेस्पायरेटरी सिस्टम किया था, और रेस्पायरेटरी सिस्टम करते समय मैंने आपको एक चीज़ मेंशन करी थी कि 3 क्लासेस, वैसे बहुत क्लासेस हैं पर हम 3 क्लासेस को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं यहाँ पे, जिनकी मदद की वजह से, जिनकी मदद से आप रेस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम याद करेंगे. एक तो बुक गिल्स, ठीक है, जो कि क्रस्टेशिया की फैमिली के पास होते हैं, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. बुक लंग्स एरिकनाइडा के पास, और ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्टा के पास. यही चीज़ जब आप एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे तब इन क्लासेस का यूज़ किया गया था. इसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम किया था. सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने कहा था कि ग्राफ बहुत अचानक से हाई गया था. जब हम एनालीड पढ़ रहे थे वहाँ क्लोज था, लेकिन यहाँ सर्कुलेटरी यहाँ पे ओपन होता है. हार्ट बायोजेनिक न्यूरोजेनिक है, सॉरी, हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, यानी कि नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं. कलरलेस ब्लड प्रेजेंट है, यानी कि हीमोलिम्फ प्रेजेंट है.
कुछ कुछ इंसेक्ट में हीमोसाइनिन करके पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीज़ थी कि उनके पास जो हार्ट होता है ना वो चैम्बर्ड फॉर्म में होता है, तो वो चीज़ मैं अभी आपको नर्वस सिस्टम करते समय फिर से रिवाइज करवा दूंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था कि अगेन वही फैमिलीज, क्रस्टेशिया के पास ग्रीन ग्लैंड्स हैं, एरेक्नाइडा यानी कि जिन स्पाइडर वाली जो क्लास है उसमें कॉक्सल ग्लैंड्स हैं, एंड इंसेक्टा के पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एमेनोटॉलिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले यूरिकोटॉलिक होते हैं। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नाउ दिस वॉज द रिवीजन, यानी कि इतना टॉपिक मैं पिछले 3 पार्ट्स में कवर कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने बहुत क्विकली बोला है क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं देना है इन टॉपिक्स को, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। आप नहीं पढ़े हैं अगर आपने उन टॉपिक्स को अभी तक, या अभी भी किसी टर्म को लेके आप कंफ्यूज हो गए थे, तो आप जाके फटाफट से पहले पुरानी वाली वीडियोस देख लें, फिर आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है इनके पास, ठीक है। बाकी बॉडी पार्ट तो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए थे, पर नर्वस सिस्टम के साथ क्या है, इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि इनके पास ब्रेन है। ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एक ब्लू कलर का ये दिख रहा है ब्रेन, जिसको इन्होंने मार्क किया है, दिस इज द सर्कमफेरेंजियल रिंग, ठीक है। इस रिंग से इनके पास एक नर्व कॉर्ड निकल रही है विच इज़ अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्योंकि वेंट्रल क्यों है, क्योंकि ये उनके, देखिए यूजुअली इंसेक्ट कैसे होते हैं, एक इनका ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का, नीचे वाला हिस्सा इनका वेंट्रल पोर्शन है, क्योंकि इस तरफ ट्यूब है, वेंट्रल साइड पे ट्यूब है, इसलिए दिस इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे क्या है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ साइटोन्स हैं। ग्रुप ऑफ साइटोन्स का मतलब होता है कि ये गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है, ठीक है। इस पे बहुत सारे गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट है। गैंग्लियॉन मतलब ग्रुप ऑफ साइटोन्स। साइटोन्स के साथ कैसा होता है कि ऐसा मानिए दिस इज दी साइटोन और इससे बहुत सारे एक्सॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो साइटोन के थ्रू एक्सॉन्स निकलते हैं। जब दो डिफरेंट साइटोन्स के एक्सॉन्स एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेगमेंट्स बना लेते हैं, पैरेलल लाइन बना लेते हैं। यही इस तरीके का ही एक नर्व कोड यहाँ प्रेजेंट है। सॉलिड है अंदर से, ठीक है, मतलब होलो नहीं है, अंदर उसके माल है भरा हुआ, सॉलिड है। तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हुआ कि ब्रेन आया इनके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वेंट्रल नर्व कोड तो आपने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे भी है, ठीक है। हार्ट के बारे में आपको बोला था मैंने कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, तो आप इधर देखिए, ये जहाँ हार्ट मार्क कर रखा है इन्होंने रेड कलर से, ये किस तरीके से है, इट इज़ अ कोड, यानी कि एक वेसल है लेकिन चैम्बर्ड वेसल है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि हार्ट इनके पास कैसा होता है कि एक चैम्बर है, इससे एक कोड निकल रहा है, यानी कि एक वेसल निकला, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे एक चैम्बर बन गया, फिर यहाँ से वेसल निकल गया, इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी वो उस चीज़ को जब पास पास अरेंज कर देंगे तो वो जो हार्ट आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसा दिखेगा। तो ये सर्कुलेटरी में पढ़ा था। नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सर्कमफेरेंजियल रिंग यानी कि ब्रेन है, एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कि गैंग्लियोनेटेड है, ठीक है। ग्रुप ऑफ साइटोन्स वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे हो गया ग्रुप ऑफ साइटोन्स वाली चीज़ अभी समझा देती हूँ एक बार हम लोग, क्योंकि मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आपको गैंग्लियॉन्स का मतलब क्लियर किया था। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। होता क्या है आपके पास, ऐसे मान लीजिए कि ये एक ग्रुप ऑफ साइटोन है, ठीक है, और इससे निकल रहा है एक्सॉन, ठीक है। इस तरीके से 2-3 आपके पास एक्सॉन्स निकल गए। फिर इधर भी एक ग्रुप ऑफ साइटोन है, यानी कि एक गैंग्लियॉन बन गया है, ठीक है, और यहाँ से भी निकल रहा है एक्सॉन। ये दोनों एक्सॉन जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सेगमेंट्स डेवलप कर लेते हैं, तो वो बना लेते हैं एक ग्रुप। इस तरीके से ही बस यहाँ पे एक सेगमेंटेड गैंग्लिया डेवलप हो गया। तो दैट वाज अबाउट नर्वस सिस्टम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो इस फाइलम में पहली बार डेवलप हुआ, ठीक है। पहली बार डेवलप क्या हुआ, एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है, यानी कि दिस सिस्टम इंक्लूड्स ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, आपने ये चीज़ पढ़ी है पहले भी, बट वो एंडोक्राइन नहीं है, दैट इज एन एक्सोक्राइन सिस्टम, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दैट इज रिलीजिंग एंजाइम्स फॉर द बॉडी। ये क्या कर रहे हैं, ये हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, वो हॉर्मोन्स जो
पर्टिकुलर फेज जो होता है बॉडी का उसे रेगुलेट करते हैं, लाइफ के पर्टिकुलर फेज को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? वन इज एक्डिसोन, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है? अपनी स्किन को उतारना, रिमूव करना, एक नई स्किन डेवलप कर लेना, दैट इज मोल्टिंग, जो आपने हमेशा स्नेक में बहुत ज़्यादा सुनी है, बट येस आर्थ्रोपोड करते हैं, ठीक है, कॉकरोच करता है। आपने, क्योंकि वाई आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कॉकरोच, क्योंकि हम उससे बहुत फेमिलियर हैं, तो येस कॉकरोच मोल्टिंग करता है। कौन सा ग्लैंड उसकी मदद करता है, कौन सा हार्मोन उसकी मदद कर रहा है? दैट इज एक्डिसोन ग्लैंड। देन देयर इज जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल लार्वा का ग्रोथ करते समय जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है, दैट इज जुवेनाइल हार्मोन। उसके नाम से हमें याद हो जाना चाहिए, राइट। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट फेरोमोन्स, ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसी गैस है विच इज़ रिलीज्ड बाय इंसेक्ट्स, और वो इसलिए रिलीज़ करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे कि सिल्कवॉर्म में जो मेल सिल्कवॉर्म होता है वो फेरोमोन को रिलीज़ करते हैं ताकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो अ केमिकल टू अट्रैक्ट अदर इंसेक्ट्स ऑफ सेम काइंड, अपने ही ग्रुप के, अपने ही जैसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना हो तो वो फेरोमोन को रिलीज़ करते हैं। फेरोमोन का एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर आपने नोटिस किया है, जब भी एंड्स चलती हैं, चींटी चलती हैं, ग्रुप में चलती हैं, तो एक चींटी जा रही है, दूसरी उसको फॉलो कर रही है, फिर तीसरी उसी को फॉलो कर रही है। इनको कैसे पता है कि भाई हमें इसी डायरेक्शन में जाना है या मुझे उसको फॉलो करना है, ठीक है। और अगर उसमें से क्या होता है, अगर कोई बीच में से गायब हो जाए या अगर उसने फेरोमोन नेक्स्ट को रिलीज नहीं किया, तो फिर वहाँ पे है ना, इनका वो कॉलोनी, उनका वो जो रो है वो टूट जाता है, फिर सब बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फर्स्ट में चल रहा था ना, उसने फेरोमोन रिलीज किया, उस फेरोमोन को डिटेक्ट करके सेकंड वाले ने उसे फॉलो किया, और इस तरीके से वो एवरी एंट इज रिलीजिंग अ फेरोमोन, ताकि उसका जो पीछे चलने वाला साथी है वो छूट ना जाए, वो साथ में आ जाए। इस तरीके से वो कॉलोनी में सर्वाइव करते हैं। तो फेरोमोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हनी बीज भी फेरोमोन्स रिलीज करती हैं मेल पार्टनर को डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए, या अगर वो कहीं पे मर जाती हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है जब हनी बीज के बारे में, हनी बी अगर है, ठीक है, भौरा आया हुआ है और वो मर गया है कहीं पे, ठीक है, तो वो मरने से लाइक उनकी एग्जैक्ट कंप्लीट डेथ होने से पहले वो फेरोमोन रिलीज कर देंगे एक बार। वो फेरोमोन इसलिए रिलीज कर देते हैं कि अगर आसपास कोई है जो मेरा है, जो मेरा दोस्त है, वो इधर आ जाए, ठीक है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो फेरोमोन रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से फेरोमोन का यूज किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स आपने इससे पहले भी पढ़े हैं, बहुत टाइम से ये आने लग गए कि स्टेटोसिस्ट तो ऑलमोस्ट अब हर एनिमल में था, तो स्टेटोसिस्ट के बारे में तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी को बैलेंस रखने में मदद करता है वो ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे जो सबसे एक नई और एक अच्छी सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे डेवलप हुई, दैट वाज द कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज थी, इंसेक्ट्स के पास आइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अभी कंपाउंड आइज क्या होती हैं, ये प्रोवाइड करती है मोजाइक विजन, ठीक है। देखो हमारी आइज में और उनकी आइज में क्या फ़र्क है, हम जो चीज़ देख रहे हैं इट इज़ क्लियर टू अस, ठीक है, और मुझे बाकी चीज़ें धुंधली दिखेंगी, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर आपको देख रही हूँ तो यू आर वेरी क्लियर टू मी, लेकिन अगर मैं साइड में देखना चाहूँगी ना तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ब्लर्ड दिखेगी एज कंपैरिजन टू यू, ओके। लेकिन इनके साथ क्या है, इनको सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखाई देता है, ब्लरी विजन है। मोजाइक मतलब ब्लरी विजन है इनका, इनको क्लियर नहीं है कि इनके सामने कौन है, बट ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि समवन इज इन फ्रंट ऑफ मी, या कोई तो है मेरे आसपास, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरे सामने कौन खड़ा है, ठीक है, इंसान है कोई या कोई नॉन लिविंग थिंग है या मैं कहीं भिड़ने वाला हूँ, वो डिटेक्ट नहीं कर सकते कि सामने क्या है, बट वो सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि कोई है, समवन इज देयर, ठीक है, जिससे मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो कंपाउंड आइज उनके प्रोटेक्शन में ऑब्वियसली मदद करती हैं, उनको एक सेंस देती हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तो एक ये नई चीज़, ये नया सेंस ऑर्गन इस फाइला में डेवलप हुआ था। एंटीना जो ऑडोर को डिटेक्ट करता है, ठीक है, आपने देखा है ना कॉकरोच और के पास एंटीना प्रेजेंट होता है, तो वो ये ऑडोर को डिटेक्ट करता है,
ठीक है। तो आप जब क्या, अभी ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये आप कॉकरोच पे अप्लाई करिए या आप मक्खी पे अप्लाई करिए, आप पास में जाते हैं, उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, पकड़ में ही नहीं आते हैं। तो कैसे? एक तो उनके पास एंटीना है, वो हमारे ह्यूमन ओडोर को डिटेक्ट कर लेते हैं। देन दे हैव कंपाउंड आइज, उनको समझ आ जाता है कोई तो है सामने जो पकड़ने आ रहा है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं। और देन दे हैव साउंड रिसेप्टर्स टू। और अभी क्या होता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है जिससे हम ऑडिबल होता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हमारा अलग है, उनका अलग है। तो वो हमारा अगर हम बहुत धीरे धीरे भी चलेंगे ना तब भी वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो उनका साउंड रिसेप्टर भी बढ़िया काम करता है। ठीक है। तो इनके पास ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनके प्रेडेटर से। इनके पास होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो सबके पास नहीं होगा, बीज और बटरफ्लाइज के पास होते हैं। ठीक है। गस्टेटरी यानी कि जो टेस्ट डिटेक्ट करने में मदद करें। ठीक है। तो उन्हें चाहिए ना, मतलब नेक्टर लेने जा रहे हो यार तो टेस्ट का थोड़ा ध्यान रखने के लिए इनके पास ये रिसेप्टर भगवान ने इनको दे दिया। ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक, और सबको पता है रिप्रोडक्टिव पढ़ते हैं, इसका मतलब कि अब ये फाइलम एंड होने वाला है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फीमेल बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू मेल। यही सेम फीचर हमने पढ़ा था एस्केलमेंथिस में, जब हम एस्कैरिस के एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। सेम वही करेक्टर यहाँ पर है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ओवीपैरस हो सकते हैं, ओवीपैरस यानी कि एग लेइंग हो सकते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन होता है स्कॉर्पियन का, विच इज ओवोविविपैरस। इस टर्म को समझना है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो सीरीज चल रही है उसके सबसे पहले वीडियो पे चले जाइए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है और मैं वीडियो में भी अभी मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टॉप पे कॉर्नर पे। उस वीडियो को देख लीजिए। ओवोविविपैरस का क्या मतलब होता है, एक क्विक रिवीजन ये दे देते हैं कि भाई ये ऐसे होते हैं कि इसमें आधा प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होगा एंड देन दी एग जो होता है वो ले किया जाता है, या जो बेबी होता है उसे बर्थ दिया जाता है। तो हाफ जो प्रोसेस होता है ये फीमेल बॉडी में होता है कंप्लीट, और फिर रिमेनिंग वो विविपैरस हो सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों देखने को मिलता है, यानी कि लार्वे का भी फॉर्मेशन इनके कुछ कुछ केसेस में हमें देखने को मिलेगा ना। दैट्स इट फॉर दी फाइलम आर्थ्रोपोडा। बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, लंबा भी बहुत है बट इसके करेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान देना है क्योंकि भाई लार्जेस्ट फाइलम है तो कुछ तो बात होगी। तो हाँ, यही बात है कि 4 पार्ट्स में ख़त्म हुआ है हमारा ये वीडियो और मैंने वो चारों पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इट मीन्स कि मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट कर दे दिया है। अब आप सबकी बारी है, कोई टर्म में डाउट है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं पर्टिकुलरली उस चीज़ का सोल्यूशन आपको दूंगी, डेफिनेटली दूंगी। या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर पहले वीडियो अपलोड करूं तो आप वो चीज़ भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।